साथियों नमस्कार। आज हम सभी लोग भूगोल का चौथा मॉडल पेपर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और बताते चलें कि ये जो मॉडल पेपर है 12वीं एनसीईआरटी इतिहास के पर आधारित है और ये बिहार बोर्ड के जो 12वीं के जो छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, जैसे जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें भी यदि आपने कुछ पहले से पढ़ा है तो आपका बहुत अच्छा फास्ट रिवीजन होने वाला है। मतलब सभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें इतिहास का जो प्रश्न आता है तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने तीसरा जो 3 मॉडल पेपर और आपके सामने दिए गए हैं उसको आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा होगा तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है। साथ ही साथ हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस तरह के बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही उपयोगी वीडियो आपके सामने आने वाले हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस काल की सभ्यता थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कांस्य। बताते चलें कि कांस्य क्या है, एक धातु होती है जिसमें तांबा और टीन को मिला के बनाया जाता है। तो ये क्या है, एक मिश्र धातु है। ये विज्ञान का भी प्रश्न, विज्ञान में भी बहुत फेवरेट प्रश्न है कि कांस्य धातु जो है किससे बनती है। तो उस समय हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं इसी धातु का ज़्यादा प्रयोग करते थे, कांस्य धातु का। इसलिए इस सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। साथ ही साथ एक ये इसमें जो ऑप्शन दिया इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। तो जैसे कि सब लोग इसी को ऑप्शन लगाएंगे क्योंकि क्या है कि लोहा हम लोग वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं, लेकिन बताते चलें कि सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी इसमें लोहे के बारे में उनको जानकारी ही नहीं थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। ये पूरा पाषाण काल की बता दें विशेषता, तो ये शिकार मतलब आखेट और खाद्य संग्रहण की अवस्था थी, ठीक है ना। इसकी जो विशेषता है ये पूर्ण रूप से जो मानव था वो उस समय जंगलों पर निर्भर रहा करता था, ठीक है। इसको खाद्य संग्रहण करने का मतलब कि जंगलों से लकड़ी, फल और तमाम चीजें जो फल फूल कंदमूल इसका जो है वो संग्रहण करता था, उसका उपयोग करता था। नवपाषाण काल में बता दें कि मानव जो है वो अस्थायी रूप से कृषि का कार्य करने लगा था। तो ये इसके संबंधित प्रश्न रहे। चलिए दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ है। तो बताते चलें कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले जो है वो हड़प्पा स्थल का उत्खनन हुआ है। हड़प्पा स्थल जो है वो वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के किनारे है। तो देखेंगे ये मोहनजोदड़ो जो है वो भी सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है ना। और ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है दोनों। और इसकी जो खुदाई है 1921 में सबसे पहले प्रारंभ की गई थी और इसके जो खुदाई करने के जो नेतृत्व करता थे वो थे दयाराम साहनी। इसको अभी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, लोथल जो है वो गुजरात में है। इसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। और जो पहले के वीडियो जो बनाए गए हैं उसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल व्याख्या की है, तो इसमें मैं समय इस पर बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। चलिए आते हैं अगले प्रश्न, तीसरे पर। अगला प्रश्न है कि पशुपति शिव की मुहर किस पशु का चित्र नहीं है। तो बताते चलें सबसे पहले ये कि ये जो मुहर कहाँ से मिला है। तो ये जो मुहर है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है और इसको प्राप्त करने वाले जो अंग्रेज विद्वान थे, अंग्रेज जो उत्खनन करता थे वो मैके थे, ठीक है। और मार्शल ने इसको आदि शिव की संज्ञा दी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको आप ध्यान देंगे, नोट भी कर लेंगे। और पूछा है कि किस पशु का चित्र नहीं है। इसमें सांड का चिन्ह जो चित्र है वो नहीं है। जैसे कि एक यदि आपको बता दें कि जैसे ये मूर्ति है और मूर्ति के 2 हिस्सों में, जैसे इधर बाएं हिस्से में और दाएं हिस्से की बात की जाए, और तो इसमें एक हिस्से में गैंडा और भैंसा, ठीक है, गैंडा और भैंसे का चित्र बना है और दूसरे हिस्से में बाघ और हाथी का चित्र बना है, ठीक है ना। और हिरन जो है वो नीचे ऐसे दौड़ते हुए मुद्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान देंगे कि इसका जो सही उत्तर होगा कि सांड का चित्र जो है वो नहीं है। अगला प्रश्न है कि जनपद शब्द इंगित करता है।
चलिए अगला प्रश्न है कि जनपद शब्द इंगित करता है। तो जैसा कि हम आज भी जानते हैं, जनपद यदि बात करते हैं तो कोई भी एक जिला होता है, तो जिला क्या होता है, एक विशेष बड़ा एक क्षेत्र होता है। तो उससे तो इसमें जो सही उत्तर इसका होगा क्षेत्रीय इकाई। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दें, कभी कभी पूछ देता है कि जन जो है वो किससे संबंधित है। तो जन जो है वो वैदिक काल में संबंधित है। जन का मतलब वो एक विशेष क्षेत्र हुआ करता था। बाद में यही जो है वो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, ध्यान देंगे, उत्तर वैदिक काल में ये जनपद हो गया। और 16वीं शताब्दी में, जब 16वीं शताब्दी में क्या हो गया, ये 6वीं शताब्दी में, सारी 6वीं शताब्दी में, ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ध्यान देंगे थोड़ा सा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ये क्या हो गया, महाजनपद हो गए। कौन, तो आप जानते भी हैं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे कि कितने महाजनपद थे, ठीक है ना, महाजनपद। तो उस समय बता दें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो मिलता है। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में राजकीय कृषि का प्रधान कौन था। तो इसका जो सही होगा, कृषि से संबंधित जो विभाग हुआ करता था उसका जो प्रधान था वो सीता अध्यक्ष कहलाता था। और ये राजकीय भूमि का जो प्रधान, राजकीय भूमि को उस समय मौर्य काल में सीता कहते थे, ठीक है। और उसका जो रख रखाव देखभाल करने वाला जो अध्यक्ष होता, प्रधान होता था, उसको सिद्धा अध्यक्ष के नाम से हम जानते थे। चलिए अकाराध्यक्ष के बाद में थोड़ा सा बात कर लिया जाए। अगला प्रश्न है कि इसमें अकाराध्यक्ष जो था वो खानों का अध्यक्ष हुआ था। खानों का देखभाल, जो खान से जो कुछ भी खुदाई होता था, निकलता था, उसको, उसका जो देखभाल का जो सबसे बड़ा अधिकारी प्रधान था वो अकाराध्यक्ष कहलाता था। नाप तौल की जो इकाई थी उसका जो अध्यक्ष, जो अधिकारी था, उसको पौतवा अध्यक्ष कहा जाता था। और पन्याध्यक्ष जो है वो व्यवसाय से संबंधित, राजकीय व्यवसाय से संबंधित जो प्रधान हुआ करता था उसको पन्याध्यक्ष कहा जाता था, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है सतसहस्री जो संहिता है उसका दूसरा नाम क्या है। तो बताते चलें कि ये जो है वो महाभारत है। जानते हैं महाभारत के बारे में थोड़ा सा, जब इसमें 8001 श्लोक हुआ करते थे तो इसको जय संहिता कहा जाता था, ध्यान देंगे। और जब इसमें 24,000 जब श्लोक हो गए इसको, तो इसको भारत कहा गया, ध्यान देंगे। यह भी प्रश्न पूछा हुआ है। ये 8,800 है, इसमें मिस्टेक हो गया। 8,800 पे इसको जय संहिता, 24,000 पे भारत, तथा जब इसमें 1 लाख श्लोक हो गए, ठीक है ना, ध्यान देंगे, तो ये 3 वाला ये 1000 हो गया और ये 7 हो गया। मतलब 7 माने 100 हो गया और सहस्री माने हो गया 1000। तो 100,000 कहने का मतलब क्या हुआ, जब 1 लाख इसमें श्लोक हो गए तो इसको क्या कहा गया, महाभारत कहा गया। और बताते चलें कि 2 ही महाकाव्य हैं, एक है महाभारत और दूसरा है रामायण। रामायण को चतुर्विंशति, 24,000, इसमें जो इसको चतुर्विंशति, ठीक है ना, चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है, ठीक है ना। चतुर्विंशति मतलब हो गया आपका 24,000, ठीक है ना। ये रामायण में जो श्लोक कितने 24,000 श्लोक माना गया है। तो इसलिए भी प्रश्न पूछता है, देखिए इसमें भी 24,000 पूछा जाएगा। तो महाभारत में 24,000 हुआ तो इसको भारत कहा गया, और रामायण में जब हुआ तो इसको हम चतुर्विंशति सहस्री संहिता के नाम से भी जानते हैं। वेद जो है वो वेद 4 हैं, आप लोग को बताया ही गया है। और 18 जो पुराण है वो 18 है, अष्टादश पुराणेषु कहते हैं, तो 18 पुराण है। मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाह की चर्चा है। देखिए यहाँ पे एक शब्द छूट गया, विवाह की चर्चा है। तो बताते चले इसका सही जो उत्तर है वो 8 है। मनुस्मृति के जो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा है कि इसका जो रचना काल क्या है, तो 200 BC से 200 AD तक का जो समय है, ये इसका रचना काल है 200 BC से 200 AD, माने 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा तक। और ये शुंग काल में इसकी रचना जो हुई थी, ये भी पूछता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्राचीनतम वेद कौन है। तो ये बता दें कि सबसे प्राचीनतम वेद जो है वो ऋग्वेद है। पुराने जो वीडियो बने हैं उसमें इसकी काफ़ी मैंने इस पर व्याख्या की है, उसको आप ध्यान देंगे। और अंतिम जो वेद पूछा जाएगा तो वो अथर्ववेद है। ये जो 1, 2 और 3 ये जो हैं, ये तीनों वेद जो हैं वो वेद त्रयी में शामिल होते हैं। ये अथर्ववेद उसमें शामिल नहीं है, ध्यान देंगे। ऋग्वैदिक कार्यों के सर्वप्रमुख देवता कौन थे।
ऋग्वेदिक इसमें सर्वप्रमुख जो देवता थे वो इंद्र थे, ध्यान देंगे। और इसके इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, ये ध्यान देंगे। पुरंदर मतलब कीलों को तोड़ने वाला। और इनको युद्ध का देवता भी कहा गया है। और इन पर 250 जो है वो श्लोक लिखे गए हैं, ये भी थोड़ा सा श्लोक लिखे गए हैं, ये याद रखेंगे। अगला है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो ये मक्खली गोसाल थे, ध्यान देंगे। अगला है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, तो बताते चलें इनको बोध गया में। इनसे संबंधित और 2-3 प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, ठीक है ना। और इनको जो है बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। और बोध गया में किस कभी कोई पूछ देता है कि किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे। और किस पेड़ के नीचे, तो पीपल के पेड़ के नीचे। इन्होंने पहला जो है वो उपदेश कहाँ दिया था, तो पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सारनाथ, वहां पर इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और इनका जो जन्म है वो नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। और पटना है, तो पटना आपका बताते चलें कि पाटलिपुत्र जो है इसका पुराना नाम है, इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। तो पटना को पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। वैशाली जो वर्तमान में जो है हाजीपुर इसका मुख्यालय है जिले का, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इसमें दिया है, ये क्या है, निर्ग्रंथ है, इसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये निर्ग्रंथ है। और ये जो शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से थोड़ा सा आपको बताते चले। इसमें क्या है, बंधनहीन। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि जैन धर्म के जो पहले संस्थापक जो थे वो ऋषभदेव थे। इन्हीं को हम आदिनाथ के नाम से जानते हैं, ठीक है, आदिनाथ। ये भी पूछता है। वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो 24वें जो इनके तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, ठीक है। और बताते चलें कि जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनको कुछ अन्य नामों से भी, जैसे कैवल्य पूछता है कि ज्ञान प्राप्त करने को क्या कहते हैं, तो कैवल्य कहते हैं, ठीक है। और उसी में इनको बताते चलें कि केवलिन, जीन और अरहत तथा निर्ग्रंथ, ये भी अन्य उपनाम भी इनको दिए गए। तो जिसमें से निर्ग्रंथ का मतलब क्या होता है, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, इसको याद रखेंगे। तो बताते चलें कि पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है ये संस्कृत का एक व्याकरण ग्रंथ है, ध्यान देंगे। संस्कृत भाषा का जो व्याकरण ग्रंथ है, और संभवतः इसी किताब को संस्कृत का पहला ग्रंथ भी, हम प्राचीन ग्रंथ भी मानते हैं। और इसकी जो रचना हुई 400 ईसा पूर्व हुई थी, ठीक है। और इसके साथ 3 अन्य किताबों को भी, अन्य पुस्तकों को भी लिखा गया, जिन्हें हम मुनित्रय की संज्ञा देते हैं, मुनित्रय। और उसमें कौन कौन था, एक तो पाणिनि का अष्टाध्यायी हो गया, दूसरा पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, ठीक है ना, महाभाष्य, पतंजलि का हो गया महाभाष्य। और एक पतंजलि का, और एवं कात्यायन ने वर्तिका की रचना की थी, ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से 3, एक हो गया अष्टाध्यायी, दूसरा हो गया महाभाष्य, और तीसरा हो गया वर्तिका। इसकी रचना जो हुई थी, इन तीनों को मिला के हम मुनित्रय कहते हैं, ध्यान देंगे। अगला है तंबाकू के सेवन पर सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने, पूछा है कि तंबाकू का सेवन किस मुगल सम्राट ने शुरू किया था, ध्यान देंगे। तो ये जहांगीर ने शुरू किया था, और इसी का नाम क्या है, सलीम भी है। और ये अकबर के पुत्र भी थे। इन्होंने शुरुआत भी इसकी की थी, लेकिन जब ये पीते थे तो इनके साथ साथ सैनिक भी पीने लगे, तो उसका बड़ा दुष्परिणाम होने लगा, तो इन्हीं ने बंद भी करा दिया इसको, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला जैसे देखिए, अगला ही प्रश्न में आ गया कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया, तो इसका भी उत्तर जो हो गया वो जहांगीर। देखिए दोनों प्रश्न लगातार हो गए। आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, यहाँ पे चिश्ती आप बना लेंगे। चिश्ती की दरगाह जो है वो कहाँ है, तो ये अजमेर में है, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखेंगे, अजमेर जो है वो राजस्थान में है।
और फतेहपुर सिकंदरी में क्या है, बुलंद दरवाजा है, ठीक है, जो कि अकबर ने बनवाया था। और बताते चलें कि फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा भी है, ठीक है ना, एक बार फिर से, बुलंद दरवाजा भी है जिसका निर्माण अकबर ने कराया था, और गुजरात के जब विजय गुजरात पर प्राप्त किया था तो उसके उपलक्ष्य में बनवाया था। और दूसरा ये कि जैसे इनसे मिलती जुलती एक और नाम है, मिलता जुलता, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, ये तो ये अजमेर में होगा। शेख सलीम चिश्ती ये पूछेगा तो ये फतेहपुर सिकरी में आएगा, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। और निजामुद्दीन औलिया की दी कहेगा, दिल्ली में जो है वो निजामुद्दीन औलिया का भी पूछता है, तो एक तरह दो तीन संत जो थे इनके, इन तीनों लोग का नाम जो है वो कवर हो गया। दिल्ली में एक जगह है ग्यासुपुर, वहीं पर इनका, खैर है इस समय तो निजामुद्दीन स्टेशन भी बहुत फेमस हो गया है। आगरा के बारे में थोड़ा बात कर लें तो 1503 में इसकी स्थापना जो है वो सिकंदर लोदी, ध्यान देंगे, सिकंदर लोदी ने इसकी स्थापना किया, तथा 1504 में इसको अपना राजधानी भी बताया, ठीक है ना। तो 1504, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि राजधानी कब बनाया, तो 1504 में, तो इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि स्थापत्य कला, तो ये शब्द थोड़ा सा जो नए बच्चे होंगे, जो नहीं पढ़े होंगे, उनको थोड़ा सा समस्या होगी। स्थापत्य कला कहने का मतलब जो भवन निर्माण वगैरह के लिए जो जाने जाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया था, और तो ऐसे जो भवन है, जैसे लाल किला भी है, वो भी शाहजहां ने ही बनवाया है। तो स्थापत्य कला का जो विकास है इसके ज़्यादा इसके समय में हुआ था, इसीलिए इसको इंजीनियर शासक भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। स्थापत्य कला, यदि चित्रकला पूछा जाएगा तो चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध जो शासक हुआ करता था इसमें जहांगीर था। यदि अकबर की बात की जाए तो यह साहित्य के लिए ज्यादा प्रसिद्ध था, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला है, आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा वो औरंगजेब। चलिए इनको बता देते हैं, इनके कुछ उपनाम भी है, इनको जिंदा पीर भी कहा जाता है, ठीक है ना। और यह एक कुशल जो है वो वीणा वादक था, ठीक है ना, वीणा बजाने का भी गुण इसके में था, और इसके समय में संगीत जो है वो चरमोत्कर्ष पे था। संगीत के समय संगीत की जो पुस्तकें जो है वो ज़्यादा मात्रा में लिखी गई थी, इसको याद रखेंगे। और इसने जजिया कर पुनः शुरुआत किया था। कई बार यह प्रश्न पूछा है कि जजिया कर को पुनः शुरू करने वाला कौन था, तो वो औरंगजेब, जजिया कर, ध्यान देंगे। और जो कि जजिया कर ये होता क्या था, बताते चले थोड़ा सा एक लाइन में, कि ये जो गैर मुस्लिम जो भी हुआ करते थे उनके द्वारा इसको एक धर्म आधारित एक टैक्स लिया जाता था, तो जिसको जजिया कर कहा जाता था, ठीक है, तो इसको भी जरा आप याद रखेंगे। और इनको जिंदा पीर और आलमगीर भी इनको कहा है, आलमगीर नाम से जब ये गद्दी पर बैठे तो आलमगीर नाम से उपाधि से भी अपने आप को इन्होंने प्रस्तुत किया था। आगे अगला पूछा है अमुक्त मालदेय, ध्यान देंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि कृष्णदेवराय की है, और ये जो है वो विजयनगर से संबंधित है। विजयनगर का जो साम्राज्य हुआ करता था दक्षिण भारत में, उनसे ये संबंधित है। इसकी स्थापना जो है हरिहर और बुक्का जो दो भाई थे, इन लोगों ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी, और उन्हीं के दरबार में ये थे कृष्णदेवराय, ये विद्वान थे, इन्होंने अमुक्त मालदेय जो है वो लिखी है। अगला प्रश्न है जो कि विदेशी घोड़ों का व्यापारी पूछ रहा है, तो इसके ये जो दोनों वो हैं व्यवसायी हैं, ये जो थे विदेशी घोड़ों का व्यवसाय करते थे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन था, तो बताते चलें कि ये तीनों जो ऑप्शन है वो पुर्तगाली यात्री थे, ठीक है ना, एडवर्डा बारबोसा, डोमिंगोस पेइस और फर्नाओ नुनीज, ये सभी जो है वो, और जानने वाले भी। इसमें बता दें आपको कि पुर्तगाली दिया है, तो थोड़ा सा कुछ और प्रश्न हम लोग आधुनिक भारत से पढ़ते हैं। 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा जो है वो पुर्तगाली यात्री था, वास्को डी गामा, ये सबसे पहला यात्री था जो कि भारत के केरल में कालीकट का एक बंदरगाह है, वहां पर सबसे पहले ही आया था 1498 में। तो सबसे यदि पूछेगा कि सबसे पहले आने वाले कौन थे, तो पुर्तगाली थे। इसका एक क्रम है PADF, तो मतलब पुर्तगाली
अंग्रेज यदि हम कहें तो, और डी से डच जो हो गए, और एफ से फ्रेंच। इस क्रम में ये लोग आए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुर्तगाली यात्री कौन थे? तो बताते चलें कि एडवर्डा ये, डोमिंगोज पेइस और फर्नाओ नूनीज, ये तीनों के तीनों जो हैं वो पुर्तगाली यात्री थे। और इसमें बता दें कि जो आधुनिक भारत से संबंधित एक प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले विदेशी कौन आया था, तो यहाँ पर पुर्तगाली आए थे। 1498 में वास्को डी गामा आया था, वास्को डी गामा। और ये भारत के कालीकट केरल में स्थित है एक बंदरगाह, वहीं पर सबसे पहले आया था। और आने वाले क्रम में बता दें, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, दूसरे नंबर पर डच आए थे, ठीक है ना। डच जो हॉलैंड या नीदरलैंड के जो निवासी हैं उनको डच कहते हैं। तीसरे नंबर पे आए थे अंग्रेज, और चौथे नंबर पे आए थे फ्रांसीसी, चौथे नंबर पर फ्रांसीसी। और जाने वाले विक्रम में आपको बता दें कि ये जो है सबसे लास्ट में ही पुर्तगाली गए 1961 में। गोवा में इनका भी कब्जा बना हुआ था 1947 के बाद, ये भी गए नहीं थे। 1961 में गोवा को इनसे मुक्त कराया गया, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो बताते चलें कि इब्न बतूता जो था वो ये मोरक्को से आया था। अफ्रीका में एक देश है मोरक्को, जिसकी राजधानी रबात है, और यहाँ से आया था। और ये MBT मोहम्मद बिन तुगलक, MBT इनके शासनकाल में, इसको याद रखेंगे। और इसने एक जो है वो रेहला नामक एक पुस्तक लिखी थी, ये 1333 में आया था, 1333 याद रखेंगे। और नीचे इसमें ऑप्शन जो है थोड़ा सा नीचे दिया है, इसको भी हम एक बार दिखा देते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो गया वो मोहम्मद बिन तुगलक हो गया, पहला ऑप्शन। चलिए अगला पूछा है कि अलबर्नी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये भी बताते चलें कि अलबर्नी जो था वो महमूद गजनी के शासनकाल में भारत आया था। और अलबर्नी ने तहकीक ए हिंद या किताबुल हिंद की भी, इसी को किताबुल हिंद भी कहा जाता है, इसकी इसने रचना की थी, ठीक है। इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। और महमूद गजनी ने याद रखेंगे कि इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और 17वीं बार इसने इसको, और 17 बार इसने काफी यहाँ पर लूटपाट मचाई थी। सोमनाथ का मंदिर पर जो आक्रमण है इसका, वो काफी प्रसिद्ध आक्रमण था, बहुत लूटपाट इसने किया था। मोहम्मद गोरी के बारे में बताते चलें तो इनका पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, ये याद रखेंगे। पृथ्वीराज चौहान से इनका युद्ध हुआ था, 2 युद्ध लड़े गए, एक 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध। ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। तराइन का 2 युद्ध लड़े गए, 91 में पहला और 92 में दूसरा, और पृथ्वीराज चौहान के साथ दोनों युद्ध लड़े गए। और तैमूर लंग के बारे में बताते चलें कि ये मध्य एशिया का एक आक्रमणकारी था, और इसने 1398 में इसमें इस लूटने की दृष्टि से इसने भी आक्रमण किया था, इसको याद रखेंगे। और ये इसके बारे में बताते चलें, ये थोड़ा सा कट गया। मोहम्मद बिन कासिम जो था वो ये अरब आक्रमणकारी था, इसको भी थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है ना। ये भी कहीं पे पूछता है कि कौन सा आक्रमणकारी था। और ये सब जो है वो तुर्की आक्रमणकारी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर तो हम लोगों ने अभी चर्चा किया था ऊपर कि इब्न बतूता जो था वो मोरक्को का निवासी था, उसने किताबुल रहला लिखा है, तो उसी की यात्रा का उसने वर्णन किया है इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला रहस्यवादी संत थी? बताते चलें कि ये जो है वो, इसका सही उत्तर होगा राबिया, ये सूफी संत थी, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो 717 ईस्वी में हुआ था, तो ये थोड़ा सा पूछ लेता है। और इनका जो मरने के बाद जो इनकी कब्र बनी थी वो वर्तमान में दरगाह, जिसको हम कह सकते हैं, यरूशलेम में है, ठीक है ना। यरूशलेम में, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि इनका दरगाह कहाँ है, तो यरूशलेम में है। और इन्होंने अगला प्रश्न है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो बताते चलें कि सूफी संप्रदाय में कई जो है वो संप्रदाय हुआ करते थे सूफी
उसमें चिश्ती जो संप्रदाय था उससे संबंधित जो थे वो निजामुद्दीन औलिया थे, और ये संगीत को अपने भगवान को या खुदा को प्राप्त करने का एक माध्यम मानते थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला है कि पहाड़ी लोग किस प्रकार की खेती अपनाते हैं, तो बता दें कि इसमें तो सीढ़ीदार खेती होती है। हालांकि इसमें दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन ये भूगोल की दृष्टि से सीढ़ीदार होगा और इतिहास की दृष्टि से आपको यहाँ पे झूम आप लगाएंगे। ठीक है ना, भूगोल में यदि आकृति पूछता है तो आप सीढ़ीदार खेती, और यदि इतिहास में ये पूछता है तो झूम कृषि अपनाने की बात आप कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि सिक्किमी रैयत बंगाल को जमीन पट्टे पर कौन देता था, तो बताते चलें कि वहाँ पर रैयत जो था वो बड़े किसान थे। ठीक है, और बड़े किसानों को जैसे वहाँ अंग्रेजों ने क्या किया था कि बड़े बड़े जो किसान थे उनको जमीन जो है वो दे रखी थी, और रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत, और इसमें जो बड़े किसान थे वो छोटे किसानों को, ठीक है ना, खेती करने का अधिकार देते थे। तो जो सिक्किमी रैयत है वो खेती का काम करते थे, और वो रैयत को उसमें से बड़ा हिस्सा एक देते थे, और फिर रैयत जो है वो कंपनी को दिया करते थे। तो इसमें जो पट्टा देने वाला जो कार्य था वो रैयत सिक्किमी रैयत को देता था, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बताते चलें बहादुर शाह जफर, और 1857 की क्रांति में इन्होंने ही दिल्ली में इसका नेतृत्व किया। और बताते चलें कि ये जो बहादुर शाह जफर हैं इनकी जो मृत्यु हुई थी वो म्यांमार में हुई थी। ठीक है ना, अपने देश से बाहर इनको, जब अंग्रेजों ने इनको देश से बाहर ले आके वहां पर बंद कर दिया था, कारावास में डाल दिया था, तो वहीं इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका जो मुख्य केंद्र क्या था, तो बताते चलें कि आपका ये उत्तर प्रदेश बिहार माने अवध का जो ये क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश अवध वाला, और बिहार का जो क्षेत्र है, और साथ में ये मध्य प्रदेश का भी जो बुंदेलखंड का ये क्षेत्र था, सब एक साथ था। तो बुंदेलखंड माने झांसी पर, जहाँ पर झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई ने यहाँ पर उसका वो किया, नेतृत्व किया। बिहार में बताते चलें जो वीर कुंवर सिंह थे उन्होंने नेतृत्व किया था। उत्तर प्रदेश में जो कानपुर थे वहाँ पर तात्या टोपे, तथा लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इनका नेतृत्व किया था। तो इसका जो पहला उत्तर है वो सही हो गया। अगला है कि मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई। अगला प्रश्न है कि मद्रास जो कि वर्तमान तमिलनाडु, ठीक है ना, और यहाँ पर तमिलनाडु में जो विश्वविद्यालय की स्थापना उसी समय याद रखेंगे 1857 की क्रांति हुई और उसी समय ये इसकी स्थापना भी हुई थी मद्रास में। ठीक है, अगला है भारत में हड़प नीति, ठीक है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो था वो डलहौजी, यहाँ पे डलहौजी होगा, तो इन्होंने ही इसका गवर्नर जनरल को माना जाता है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, और ये कर्नवालिस को 1793 में इन्होंने अस्थाई भूमि बंदोबस्त के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, अस्थाई भूमि बंदोबस्त। और बताते चलें डलहौजी के शासनकाल में ही जो है वो रेल का विस्तार किया गया था। ठीक है, 1853 में जो मुंबई से थाने के बीच में जो ट्रेन चली थी वो डलहौजी के ही शासनकाल में चली थी। लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1881 में जब ये गवर्नर जनरल थे तो उस समय से भारत में प्रथम जनगणना जो क्रमिक रूप से नियमित रूप से, ध्यान देंगे, नहीं तो नियमित जब कहेगा 1881 वाला, नहीं तो सबसे पहले जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। तो इतनी बातें थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, एक बार दोहरा लेते हैं। और ये बताते चलें कि इसमें जो प्लासी का युद्ध, ये रॉबर्ट क्लाइव के बारे में थोड़ा सा बता दें। 1757 में इन्होंने प्लासी का युद्ध लड़ा, जो कि बंगाल के गवर्नर जो थे सिराजुद्दौला और उनके और क्लाइव के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो नारा देने वाले थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है ना, ये भी आप याद रखेंगे यदि इनसे पूछता है तो, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना इन्होंने की थी। और ये आजाद हिंद फौज की कमान संभाले थे, ध्यान देंगे, स्थापना नहीं किए थे। जब बात आएगी आजाद हिंद फौज का तो स्थापना मत आप लिख दीजिएगा। बहुत लोग ये
गलती कर बैठते हैं ना। तो आज़ाद हिंद फौज के इन्होंने कमान संभाली थी और इसकी स्थापना जो है वो रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो महात्मा गांधी हो जाएगा। और मंगल पांडे के बारे में थोड़ा सा बात हो जाए तो ये बैरकपुर छावनी से इन्होंने 1857 की क्रांति का विद्रोह किया था। तो मंगल पांडे को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 और इसी के समय में दांडी यात्रा भी कभी कभी इस समय पूछ देता है। तो दांडी यात्रा का जो संबंध है यह नमक सत्याग्रह की जब बात की जाती है तो वो भी जो है इसी समय 1930 में ही संबंधित है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। और सरदार पटेल जो थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ठीक है ना। और इन्होंने बारदोली आंदोलन का भी इन्होंने नेतृत्व किया था। इसको भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, बारदोली आंदोलन से ये संबंधित है। और अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व ये हो गया। तो बताते चलें कि असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी ने किया था। 1920 में इन्होंने प्रारंभ किया था, 22 में जाके इन्होंने इसको स्थगित भी कर दिया था। कारण क्या था? तो चौरी चौरा, ठीक है ना, चौरी चौरा जो हत्याकांड था इसके कारण इन्होंने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न पूछा भी है कि असहयोग आंदोलन को कब स्थगित कर दिया है? तो इसका सही उत्तर जो होगा 1922 में है, ठीक है। और अगला पूछा ये लाला का पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम पूरा जो था वो लाला लाजपत राय था। इन्होंने लाला लाजपत राय जो थे लाल बाल पाल, आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछता है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल और पाल, और ये तीनों लोग जो थे वो गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो ये लाल बाल पाल भी पूछता है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीन लोग जो थे वो गरम दल के लिए प्रसिद्ध थे। ये बताते चलें कि लाला लाजपत राय जो 1928 में साइमन कमीशन आया था तो उनके विरोध में, उसका विरोध करने के लिए ये सड़क पर उतरे थे और वहां पर अंग्रेजों के लाठीचार्ज से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनको थोड़ा आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है अस्थाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछा है। अस्थायी लगाया, ध्यान देंगे, यही थोड़ा सा फेर हो जाता है और इसके अ जोड़ने से ये उत्तर परिवर्तित हो जाता है। तो अस्थायी जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा से। यदि अस्थायी पूछता है तो ये जो है वो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। राजेंद्र प्रसाद हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। और ये भीमराव अंबेडकर, जिनको हम जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के। और ये भी पूछ लेता है प्रश्न कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यह संविधान के जनक भी इनको कहा जाता है, आधुनिक भारत का मनु भी इनको कहा जाता है। ये भी थोड़ा सा आप याद रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जान ही रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, 13 दिसंबर 1946। इसको याद रखेंगे, इनके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। संविधान की इन्होंने उद्देशिका को प्रस्तुत की थी, ठीक है ना, उद्देशिका को प्रस्तुत की थी। इस प्रकार से हम लोगों ने 40 प्रश्नों को 30 से 32 मिनट के अंदर ये प्रस्तुत करने का मैंने एक प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहा है। और हम तो अपने निस्वार्थ भाव से इस चैनल को बना रहे हैं और आपके सामने इस वीडियो को ऐसे डालते रहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि भाई इसका लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों को पहुंचे। इसके लिए आप इसको थोड़ा सा शेयर भी करें और लाइक करें और कमेंट भी करें, ताकि हमको पता चले कि क्या क्या इसमें कमियां हैं, उसको सुधार किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।